जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। तो आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में यूपी बोर्ड के द्वारा क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण हिंदी पैराग्राफ लेकर के आ गया हूं। आज मैं आपको इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको हिंदी पैराग्राफ के बारे में बता दूं। क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी पैराग्राफ के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्लास 10th मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी पैराग्राफ है। कई बार परीक्षाओं में यूपी बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश के पेपर में पूछा जा चुका है। भारत एक प्राचीन देश 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 है। इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है। इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है। भारत एक प्राचीन देश है। इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है। इसकी छाप अनेक देशों में देखी जा सकती है। इसकी छाप अनेक देशों में देखी जा सकती है। भारत एक प्राचीन देश है। इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है। इसकी छाप अनेक देशों में देखी जा सकती है। यह देश अपने मेलों, मंदिरों, साधुओं और त्योहारों के लिए जाना जाता है। त्योहारों के लिए जाना जाता है। यह देश अपने मेलों, मंदिरों, साधुओं और त्योहारों के लिए जाना जाता है। हमें इसे प्रदूषण रहित बनाना चाहिए। तो ये रहा हमारा हिंदी पैराग्राफ। चलिए, साथ ही साथ मैं आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन भी बता दे रहा हूं। हमें इसे प्रदूषण रहित बनाना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस है, भारत एक प्राचीन देश है। यह पैराग्राफ जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। भारत एक प्राचीन देश है। तो सबसे पहले भारत के लिए इंडिया, INDIA, इंडिया। है के लिए इज, इंडिया इज, भारत है।
INDIA इंडिया, भारत के लिए इंडिया, है के लिए इज, इंडिया इज, एक, एक के लिए एन, प्राचीन के लिए एंशियंट, ANCIENT, एंशियंट। अब यहां मैंने एन क्यों लिखा, ए क्यों नहीं लिखा? एक के लिए एन का भी प्रयोग किया जाता है, ए का भी प्रयोग किया जाता है। एन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि एंशियंट में हमारा जो, एंशियंट शब्द में, एंशियंट वर्ड में हमारा जो पहला लेटर है, पहला जो अक्षर है वह ए है। और किसी भी वर्ड का, किसी भी शब्द का पहला लेटर AEIOU, AEIOU, किसी भी शब्द का पहला लेटर अगर AEIOU हो तो उसके पहले एक के लिए एन आता है, ए नहीं आता है। लेकिन AEIOU आए, लेकिन वहां पर उसका जो साउंड है, अर्थात किसी भी शब्द का, किसी भी इंग्लिश वर्ड का पहला लेटर अगर AEIOU आए, लेकिन उसका साउंड हिंदी वर्णमाला के, हिंदी वर्णमाला के स्वर ओ आ ई इत्यादि से मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल किसी भी इंग्लिश वर्ड का शब्द, किसी भी इंग्लिश कोई भी इंग्लिश वर्ड, कोई भी शब्द इंग्लिश का, कोई भी वर्ड इंग्लिश का कोई भी शब्द आए और पहला लेटर AEIOU हो तो उसके पहले एन लग जाएगा। आए जरूर, लेकिन AEIOU आए, लेकिन उसका जो साउंड है, पहले लेटर का साउंड है हिंदी वर्णमाला के अ आ ई इत्यादि से मिलना चाहिए, तभी एन लगेगा। तो यह जरूरी नहीं है। इससे क्या सिद्ध हो रहा है? इससे यही सिद्ध हो रहा है कि किसी भी इंग्लिश का, किसी भी इंग्लिश का वर्ड, किसी भी इंग्लिश का शब्द के पहले अगर AEIOU आए, लेकिन उसका साउंड हिंदी वर्णमाला के स्वर, हिंदी वर्णमाला के स्वर अ आ ई इत्यादि से मिलना चाहिए, तभी उसके पहले एन का प्रयोग होगा, नहीं तो ए का हो जाएगा। तो यह जरूरी नहीं है कि AEIOU किसी भी इंग्लिश के, किसी भी इंग्लिश का शब्द है उसके पहले AEIOU आए तो एन लग जाएगा, यह जरूरी नहीं है। आए जरूर, लेकिन साथ ही साथ उसका जो साउंड है अ आ ई से, अ आ ई इत्यादि से मिलना चाहिए, मैच करना चाहिए, तभी एन लगेगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दूं, जैसे यह एक उपयोगी किताब है, यह एक उपयोगी किताब है, यह एक उपयोगी क्या है? किताब है। तो यहां पर क्या, यह के लिए क्या लिखा जाएगा? दिस। यह के लिए, हाई के लिए क्या लिखा जाएगा? इज। यह के लिए दिस हो गया, यह के लिए दिस हो गया, है के लिए इज हो गया। अब एक के लिए क्या लिखें? चलिए, उपयोगी का क्या होता है इंग्लिश? यूजफुल। यूजफुल। किताब का क्या होता है? बुक। दिस इज यूजफुल बुक, हमें यहां पर भरना है। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे क्या करना है? फिल करना है, फिलअप करना है, भरना है। ए भरें या फिर एन भरें, ए को फिलअप करें या एन को फिलअप करें। मेरा जो क्वेश्चन है, मेरा जो सवाल है आप लोगों से है, आप विद्यार्थियों से हैं कि मैं यहाँ क्या लिखूं। एक के लिए एक आ रहा है, हमने क्या कर दिया? खाली स्थान दे दिया, रिक्त स्थान दे दिया। तो मैं क्या करूं? ए का यूज करूं कि एन का? अधिकतर विद्यार्थियों को, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा लगेगा कि यहां पर मैं एन लिख दूं। लगभग 90% स्टूडेंट को यह लग रहा होगा, उनको यह पता होगा, उनको यही पता होगा कि AEIOU के पहले एन लग जाएगा। ठीक है,
वो अलग का मैटर है, लेकिन उसका जो साउंड है ओ आ ई इत्यादि से मैच करना चाहिए, मिलना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर यू आ रहा है, आप कहेंगे कि एन लगा दीजिए, चलिए, लेकिन यह पूरी तरह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एन नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि यूजफुल, इसको क्या पढ़ा जा रहा है, यूजफुल पढ़ा जा रहा है। यूजफुल मीन्स उपयोगी। यूजफुल मीन्स क्या होता है, उपयोगी होता है, उपयोगी। तो यहाँ पर यूजफुल जो वर्ड इंग्लिश का जो शब्द लिखा गया है, पहला लेटर क्या आ रहा है, यू आ रहा है, लेकिन इसका साउंड य, यहाँ पे यू आ गया, मतलब य आ गया, यूजफुल। तो यह जो है हिंदी वर्णमाला का क्या है, व्यंजन है, स्वर नहीं है, व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला का यह क्या है, व्यंजन है। इसलिए यू आने के, यूजफुल का पहला लेटर स्वर, यानी यू आने के बाद भी क्या लग जाएगा, भले ही यह स्वर है, भले ही यह इंग्लिश का वॉवेल्स है, भले ही स्वर है, लेकिन यहाँ पर एन नहीं लगेगा, ए लग जाएगा, क्योंकि इसका उच्चारण या साउंड अपने आप में यू का साउंड, यहाँ पर यू का साउंड क्या आ रहा है, यूजफुल आ रहा है। अब जैसे मान लीजिए आप कहेंगे कि यह एक छाता है, यह एक क्या है, छाता है, यह एक छाता है, तो यहाँ पर एन नहीं लगेगा, यहाँ पर तो यही लगेगा, यह एक छाता है। तो क्या लिखा जाएगा, दिस इज, मैं यहां पर छोड़ दे रहा हूं ए एन, छाता का क्या हो जाएगा, अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला। फिर से मेरा सवाल आप विद्यार्थियों से है कि मैं यहां पर क्या लिखूं, ए लिखूं या एन, यहां मैं क्या फिलअप करूं, ए या फिर एन, दोनों में से क्या? तो इसका तो बड़ा इजी है, अब बता सकते हैं, एन लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, एन, ये सही होगा, ये तो पूरी तरह से गलत होगा। अब आप कहेंगे, आप लोगों का सवाल मुझसे होगा कि यहाँ भी तो यू आ रहा है, यहाँ भी तो यू आ रहा है, यूजफुल का पहला लेटर यू है, तो उसके पहले एक के लिए ए लग गया, ये कौन सा लॉजिक लग रहा है? और यहाँ पर भी तो अम्ब्रेला का पहला लेटर यू है, अम्ब्रेला मीन छाता, तो अम्ब्रेला का पहला लेटर यू है, तो इसके पहले एल लग गया। जब यहाँ ए लगा है तो यहाँ भी ए लगना चाहिए, यहाँ एन लगा है तो यहाँ भी एन लगना चाहिए। बात दरअसल ये है, अम्ब्रेला में हमारा जो पहला लेटर है वह यू है। यू तो जरूर है, स्वर है, वॉवेल्स है, सत्य बात है। यहाँ भी यू स्वर है, वॉवेल्स है, यह भी सत्य बात है। लेकिन इस यह जो यू अपने आप में जो साउंड दे रहा है, अम्ब्रेला इसको पढ़ा जाएगा। अम्ब्रेला मीन्स छाता, तो यहाँ यू अपने आप में क्या साउंड दे रहा है, अ, या यू से अ हो जा रहा है, तो अ स्वर है, और हमारा क्या है, हिंदी वर्णमाला का क्या स्वर है, तो एन लगेगा, एक के लिए क्या लगेगा, एन लगेगा। और यहाँ पर जो यू का साउंड आ रहा है वह अ नहीं बल्कि य, यानी यू आ रहा है, तो य कहने का तात्पर्य य आ रहा है, यू का साउंड। तो यहाँ हमारा यू क्या है, हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर ए लगेगा। और यहाँ पर यू अपने आप में कौन सा साउंड दे रहा है, अ दे रहा है, तो इसलिए एन लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत के लिए इंडिया, है के लिए इज, एन एंशिएंट, देश के लिए कंट्री, कंट्री COUNTRY, कंट्री हो जाएगा। इंडिया इज एन एंशिएंट कंट्री। आगे बढ़ते हैं। इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है, इसकी संस्कृति बड़ी क्या है, समृद्ध है, इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है। इसकी के लिए इट्स का प्रयोग होगा, इट्स, इसकी के लिए इट्स, इसके तुरंत बाद क्या है, संस्कृति, इसकी संस्कृति कल्चर हो जाएगा, कल्चर CULTURE, कल्चर में होता है संस्कृति, इसकी संस्कृति, इट्स कल्चर, इट्स, इसकी के लिए इट्स संस्कृति, कल्चर CULTURE, इट्स कल्चर। है के लिए इज,
है के लिए इज लगेगा, इज मीन्स है, बड़ी समृद्ध। यहां पर बड़ी के लिए बी का यूज नहीं किया जाएगा। कभी कभार क्या होता है, हिंदी में जैसा लिखा गया रहता है ठीक ठाक वैसा इंग्लिश में उसका अनुवाद नहीं किया जा सकता है, ठीक वैसे ही उसका इंग्लिश में अनुवाद नहीं किया जा सकता है। जैसे इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है, इसकी जो संस्कृति है बड़ी समृद्ध है, अर्थात साधारण अर्थों में यह कहा जाए इसकी संस्कृति बहुत समृद्ध है। इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है कहने का तात्पर्य है इसकी संस्कृति बहुत समृद्ध है। बड़ी समृद्ध है का मतलब इसकी संस्कृति बहुत समृद्ध है, बड़ी समृद्ध है अर्थात बहुत समृद्ध है, इसकी संस्कृति बहुत समृद्ध है। तो यहाँ पर बिग का यूज नहीं, इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है अर्थात वाक्य कहना यह चाहता है कि इसकी संस्कृति बहुत समृद्ध है, बहुत समृद्ध है। इट्स कल्चर इज, तो यहाँ पर बहुत के लिए भले ही बड़ी आ रहा है लेकिन यह अपने आप में बहुत का अर्थ दे रहा है। तो यह मान के चला जाए कि यहाँ पर बड़ी के लिए अर्थात बहुत के अर्थ में आ रहा है तो वेरी लग जाएगा, वेरी। इट्स कल्चर इज वेरी, इसकी संस्कृति बहुत बड़ी, बहुत अर्थात बड़ी अपने आप में बहुत का अर्थ दे रहा है, हिंदी में बहुत का अर्थ दे रहा है तो बहुत के लिए वेरी। बिग लिख दिया जाएगा तो गलत हो जाएगा, ये मान के चलिए कि बिग लिख दिया जाए तो गलत हो जाएगा, सही नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। वेरी समृद्ध, समृद्ध के लिए एनरिचमेंट, ENRICHMENT, समृद्ध, एनरिचमेंट। चाहे तो आप केवल रीच का भी यूज कर सकते हैं, RICH, केवल रीच का भी यूज किया जा सकता है इंग्लिश में, एनरिचमेंट या रीच, कोई ठीक है, कोई बात नहीं है। इट्स कल्चर, इसकी संस्कृति, इज वेरी एनरिचमेंट, बहुत समृद्ध है, बड़ी समृद्ध है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी अपने आप में बहुत का अर्थ दे रहा है। इसकी छाप अनेक देशों में देखी जा सकती है, इसकी छाप अनेक देशों में देखी जा सकती है। तो इसकी छाप, तो सबसे पहले इसकी के लिए इसकी, इट्स छाप अर्थात साधारण अर्थों में ये कहा जाए इसकी छाप, इसका प्रभाव, छाप अपने आप में प्रभाव का अर्थ दे रहा है, हिंदी में प्रभाव का अर्थ दे रहा है। इसकी छाप अर्थात इसका प्रभाव, इसकी छाप अर्थात इसका प्रभाव, इट्स छाप के लिए प्रभाव अर्थात यूं कहें तो इम्प्रेशन, IMPRESSION, इट्स इम्प्रेशन, इसकी छाप, इसका प्रभाव। आगे बढ़ते हैं, शक्ति है, जिस हिंदी वाक्यों के अंत में सकता है, शक्ति है, सकते हैं, सकता हूं, सकता है, शक्ति है, सकते हैं, सकता हूं आते हैं, वहां पर कैन का यूज होता है, कैन। तो कैन पैसिव वॉइस में लिखा गया है, पैसिव फॉर्म में लिखा गया है, इसकी छाप अनेक देशों में देखी जा सकती है। जैसे तुम्हें पढ़ाया जा सकता है, उसे हंसाया जा सकता है, उसे दौड़ाया जा सकता है, तुम्हें रुलाया जा सकता है, उन लोगों को पढ़ाया जा सकता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पैसिव वॉइस में, पैसिव फॉर्म में प्रयोग किया गया है वाक्य का, पैसिव वॉइस में लिखा गया है, इसकी छाप अनेक देशों में देखी जा सकती है। इट्स इम्प्रेशन, इसका प्रभाव, इसकी छाप, कैन। तो कैन के साथ पैसिव वॉइस में कैन हो गया, कुड हो गया, शुड हो गया, मस्ट हो गया, वुड हो गया, इनके साथ बी जरूर लगता है, पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बी का यूज जरूर आता है। इट्स इम्प्रेशन कैन बी, कैन बी, कैन बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट, इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय। तो कैन बी वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में बन रहा है। मैं आपको बता दूं, यह जो सेंटेंस हमारा है इसकी छाप अनेक देशों में देखी जा सकती है, पैसिव वॉइस में बन रहा है। इट्स इंप्रेशन कैन बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखना का सी, तो सी का थर्ड फॉर्म सीन हो जाता है, सी सा सीन, फर्स्ट फॉर्म सी, सेकंड SEE, सेकंड फॉर्म सा SAW, थर्ड फॉर्म सीन SEEN। इट्स इंप्रेशन कैन बी सीन, सीन। मे के लिए इन, मे के लिए इंग्लिश में इन का यूज होगा, इन अनेक देशों, अनेक का मेनी हो जाएगा, मेनी देशों दिया है,
सिंगुलर से प्लूरल बनेगा, कंट्री से कंट्रीज हो जाएगा। देश का होता है कंट्री, लेकिन देशों दिया है तो मेनी कंट्रीज, COUNTRIES, कंट्रीज देशों, कंट्रीज हो जाएगा COUNTRIES, कंट्रीज। आगे बढ़ते हैं। यह देश अपने मेलों, मंदिरों, साधुओं और त्योहारों के लिए जाना जाता है। यह भी हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा गया है, पैसिव फॉर्म में लिखा गया है। यह देश अपने मेलों, मंदिरों, साधुओं और त्योहारों के लिए जाना जाता है, पैसिव वॉइस में लिखा गया है। यह देश, दिस कंट्री, दिस कंट्री, दिस कंट्री, COUNTRY, दिस कंट्री। यहाँ तो कंट्रीज हो गया है क्योंकि देशों, देश तो दिया नहीं है, देशों, कंट्रीज सिंगुलर का प्लूरल हो गया है। दिस कंट्री, यह देश। आगे बढ़ते हैं। है के लिए इज, है के लिए इज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ता है, ती है, ते है, ता हूं। दिस कंट्री इज, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, नो का नोन हो जाएगा, नोन, KNOWN, नोन। जिन बच्चों को भी पैसिव वॉइस आता है वह बच्चे अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। और यह हमारा जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस में लिखा गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। दिस कंट्री इज नोन, यह देश जाना जाता है। दिस कंट्री इज नोन। के लिए का हो जाएगा फॉर, फॉर, फॉर। दिस कंट्री इज नोन फॉर। अब यहां आएंगे अपने, अपने के लिए क्या लगेगा, इट्स, इट्स, इट्स मेलों। फिर से वही बात है, मेला नहीं है, मेलो है। सिंगुलर से प्लूरल बनेगा तो फेयर का फेयर्स हो जाएगा, फेयर्स, 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 फेयर्स। मंदिरों, टेम्पल्स, TEMPLES, टेम्पल्स। साधुओं और त्योहारों के लिए जाना जाता है, साधुओं, साधुओं के लिए सेंट्स, SAINTS, सेंट्स। क्या लिखा जाएगा, सेंट्स। और के लिए एंड, एंड, त्योहारों, त्योहार नहीं, त्योहारों। फेस्टिवल्स, FESTIVALS, फेस्टिवल्स। हमें इसे प्रदूषण रहित बनाना चाहिए, हमें इसे प्रदूषण रहित बनाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यही है कि हमें इसे प्रदूषण रहित बनाना चाहिए, प्रदूषण से मुक्त बनाना चाहिए। गंदगी किसी भी तरह की, किसी प्रकार की कोई गंदगी फैलानी नहीं चाहिए। स्वच्छता का, अपने आसपास स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें इसे प्रदूषण रहित बनाना चाहिए। तो हमें के लिए वी आएगा, वी मीन्स हमें या हम लोगों को, हमें चाहिए। तो चाहिए के लिए इंग्लिश में शुड का यूज होगा, शुड, SHOULD, शुड। वी शुड, हमें चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें चाहिए, वी शुड। हमें या हम लोगों को या हमें वी चाहिए का शुड। बनाना, बनाना का क्या होगा, मेक, MAKE, वी शुड मेक, इसे। तो इसे के लिए हो जाएगा इट, वी शुड मेक इट। वी हमें चाहिए, शुड बनाना, मेक किसे, इसे, इसे के लिए इट। प्रदूषण, प्रदूषण के लिए POLLU, POLLUTION, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन रहित, रहित के लिए फ्री, FREE, रहित अर्थात प्रदूषण रहित,
रहित का तात्पर्य प्रदूषण से मुक्त। प्रदूषण रहित का तात्पर्य यह है, प्रदूषण रहित का मतलब यह है प्रदूषण से मुक्त, प्रदूषणहीन अगर कहा जाए तो किसी तरह की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रदूषण रहित अर्थात प्रदूषण से मुक्त। वी हमें, हम लोगों को चाहिए, शुड बनाना, मेक इसे, ईट प्रदूषण, पॉल्यूशन रहित, फ्री मुक्त, हीन प्रदूषण से हीन। तो आशा करता हूं यह हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।